यह धातु का निर्माण कैसे होता है और कैसे वो पोषण करता है, कितनी धातुएं होती हैं। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आप धातुओं का वीडियो यूट्यूब पर है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। रसाद रक्तम ततो मांसम मांस मेदः प्रजायते मेदो अस्ति ततो मज्जः मज्जः शुक्रम तो जायते। अर्थात जो रस होती है वो रक्त का पोषण करती है, रस से रक्त बनता है और रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र। ये हम पहले की क्लास में ये श्लोक हम देख चुके हैं। और तत्र तेषां धातूनाम अन्नपान रसः प्रीणयिता, अर्थात जो अन्न लेते हैं हम या पान करते हैं उस रस से धातुओं का तर्पण होता है। हम जो भी सॉलिड फूड या लिक्विड लेते हैं उनका रस एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिएंट्स इन धातुओं का प्रीणन करता है। तो जो हम सॉलिड लिक्विड पदार्थ लेते हैं, जैसे हमने पानी पिया या खाना खाया या सूप पिया, जूस पिया, तो उसका जो सार भाग होगा वो अन्न रस बनेगा और अन्न रस से ही रस धातुओं का प्रीणन होगा, तर्पण होगा। सर्वप्रथम अन्न रस से रस धातु की उत्पत्ति होती है। तो अन्न रस बना, अन्न रस मतलब सार भाग बना। अन्न रस का जो सार भाग होता है वो रस धातु की उत्पत्ति करता है। फिर रक्त एवं फिर उत्तरोत्तर धातु की उत्पत्ति होती है। फिर रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार जो रस से लेकर शुक्र धातु तक के पोषण क्रम को संहिताओं के टीकाकारों ने मुख्य रूप से 3 पक्षों या न्यायों द्वारा प्रस्तुत किया है। तो छेर दधी न्याय, केदारी कुल्या न्याय और खले कपोत न्याय। तो ये 3 न्याय हुए हैं जिन्हें आचार्यों ने बताया है। देखते हैं कि क्षीर का मतलब क्या होता है। क्षीर, दधी, न्याय। तो क्षीर का मतलब दूध होता है और दधी का मतलब दही होता है। ठीक। फिर केदारी कुल्या न्याय। तो केदारी कुल्या न्याय का मतलब समझते हैं। तो केदारी मतलब क्यारी होती है, जो खेतों में क्यारी बनाई जाती है। कुल्या मतलब कुआं, जहाँ पानी रहता है। खले कपोत न्याय। तो खले का मतलब होता है खलियान, जैसे गांवों में खेती होती है। तो और कपोत जो होता है वो कबूतर होता है। तो हम इन तीनों का देख लिए कि किसका क्या मतलब होता है। आगे हम देखेंगे क्षीर दधी न्याय। जिस प्रकार संपूर्ण दूध, क्षीर का मतलब दूध होता है, दधी मतलब दधी, दही, संपूर्ण दूध से दही बनता है, उसी प्रकार आहार रस से रस धातु, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र धातु का निर्माण व पोषण होता है। यह परिवर्तन उसी प्रकार होता है जैसे क्षीर से दही बनती है। दूध से क्षीर से दधी बनी, मतलब दूध से दही बना। अब दही से नवनीत बना, जो मक्खन होता है। मक्खन से घृत बनाते हैं, घृत से घृत, मंड। इसी प्रकार क्रम चलता रहता है। तो क्षीर दधी न्याय को क्रम परिणाम पक्ष या सर्वात्म परिणाम पक्ष भी कहते हैं। तो इसमें अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है क्रम परिणाम पक्ष को बताइए या सर्वात्म परिणाम पक्ष को बताइए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्षीर दधी को ही क्रम परिणाम पक्ष और सर्वात्म परिणाम पक्ष कहते हैं। तो क्रम परिणाम पक्ष क्रम से चल रहा है ना, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र। तो ये क्रम से चल रहे हैं और उनका धातुओं का निर्माण भी हो रहा है और पोषण होता जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी धातु किसी भी धातु के बाद बन जाए, और ऐसा नहीं है कि रस के बाद डायरेक्ट मेद बन जाएगा या अस्थि बन जाएगा या मांस के बाद डायरेक्ट शुक्र बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है, एक क्रम होता है, एक क्रम के बाद ही सारी धातुएं बनती हैं। दूसरा सर्वात्म परिणाम पक्ष कहने का तात्पर्य है जिस प्रकार संपूर्ण दूध से दही का निर्माण होता है, उसी प्रकार संपूर्ण धातु से अगली धातु का निर्माण होता है। ठीक है। तो जिस तरह से अगर हम दूध से दही बना रहे हैं तो संपूर्ण दूध से दही बन जाता है, उसी प्रकार जो संपूर्ण धातु है तो अगली धातु का निर्माण करती है। अब शंका उत्पन्न होती है कि यदि संपूर्ण रस से रक्त, रक्त से मांस आदि का निर्माण होता चला जाएगा तो पूर्व धातु तो समाप्त होती जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर रस जो है वो संपूर्ण रक्त में ही परिवर्तित हो जाता है, मतलब रस खत्म हो जाता है, रस रहता ही नहीं है। और जब रक्त बन गया तो रक्त से संपूर्ण जो धातु है वो मांस में चला गया, रक्त भी नहीं रहता है। फिर मांस वो मेद में परिवर्तित हो जाता है तो मांस नहीं रहता। तो जो पूर्व धातु हैं वो समाप्त हो जाएंगी, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि धातु निर्माण का आधार तो अन्न रस है। बाह्य कारण अर्थात खाना खाने से अन्न रस शरीर
में आता रहेगा और अगली अगली धातु का निर्माण होता रहेगा। मतलब ये जो कथन कहा गया है या पक्ष कहा गया है, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो धातु निर्माण होगा वो अन्न रस पर डिपेंड होता है। जो धातु निर्माण का आधार है वो अन्न रस है। जो अन्न है वो बाह कारण होता है। तो अगर हम आहार लेते रहेंगे तो अन्न रस बनता रहेगा और अगली अगली धातु का निर्माण होता रहेगा। जैसे कोई व्यक्ति अगर उपवास रह रहा है तो वो 6 दिन रात का उपवास कर लिया, जो रस धातु है वो संपूर्ण रूप से रक्त बन गया, रक्त मांस बन गया, मांस से मेद बन गया, तथा 6 दिन रात के बाद केवल शुक्र धातु ही शरीर में रह जाएगी। किंतु ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता शरीर ही नहीं रहेगा। इन सभी आपत्तियों या बाधाओं का निराकरण करते हुए सुश्रुत के टीकाकार दृढ़ तर्क देते हैं कि अन्य रस पर रसाग्नि की क्रिया होने पर उसके 2 भाग बनते हैं। तो जब रसाग्नि की क्रिया हुई अन्य रस पर तो 2 भाग बनते हैं। एक प्रसाद भाग सार भाग होता है एवं किट्ट भाग। इस सार भाग के फिर 2 भाग होते हैं, स्थूल एवं सूक्ष्म भाग। जो स्थूल भाग होता है वो सर्वात्मनः रस धातु में परिवर्तित हो जाता है और सूक्ष्म भाग में पाए जाने वाले रक्त सधर्मी अंश से रक्त धातु का तथा अन्य भाग से रस की उपधातु का निर्माण होता है। तो आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं कि जब अन्न रस में रसाग्नि की क्रिया हो जाती है तो 2 भाग बनेंगे, सार अंश और किट्ट भाग। सार भाग और किट्ट भाग जब बनेगा तो सार भाग में ही 2 भाग फिर होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। तो स्थूल भाग जो होता है वो रस धातु में परिवर्तित हो जाता है, जो सूक्ष्म भाग होगा वो रस धातु का और उपधातुओं का भी निर्माण करेगा। दूसरा क्या है, केदारी कुल्य न्याय। कि केदारी का मतलब मैंने बताया था कि क्यारी होता है। इस न्याय के अनुसार जिस प्रकार के विभिन्न केदारियां या क्यारियां मुख्य कुल्य यानी कुआं या से जल ग्रहण कर अपनी अपनी फसल की वृद्धि करती हैं, उसी प्रकार विभिन्न धातु व स्रोतस मुख्य अन्य रस से पोषक तत्वों को ग्रहण कर अपनी अपनी धातुओं का निर्माण एवं पोषण करते हैं। एक जगह एक पानी इकट्ठा होता है, वहाँ से सभी फसल की वृद्धि के लिए पानी सींचा जाता है ना। तो वैसे ही अन्य रस से धातु व स्रोतस जो है वो पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेता है और अपनी अपनी धातुओं का निर्माण एवं पोषण करते हैं। जैसे ये क्यारियाँ हैं ये, और यहाँ पानी इकट्ठा है और यहाँ से पानी सारे क्यारियों में जा रही हैं। तो जो कुल्या से जल ग्रहण कर क्यारियाँ जो हैं वो अपनी अपनी फसल की वृद्धि कर रही हैं। जो धातु व स्रोतस है वो अन्य रस से जो पोषक तत्व हैं उनको ग्रहण कर लेती है, जो अपनी अपनी धातुएं हैं उनका निर्माण और पोषण करती हैं। जो क्यारी मुख्य कुल्या के जितने निकट होती हैं उसका पोषण उतना ही शीघ्र होता है। जैसे जो धातुएं हैं तो पहले रस, तो रस का पहले पोषण होगा, फिर रक्त है तो रस के बाद होगा, फिर रक्त के बाद जो मांस है तो रक्त के बाद मांस का होगा। तो जो निकट के धातु होंगे उनका पोषण पहले होगा, उनका पोषण उतना ही शीघ्रता से होता रहेगा। इसी प्रकार जो धातु व स्रोतस अन्य रस से जितना निकट होता है उस धातु का पोषण उतना ही शीघ्रता से होता है। तो जो क्यारियाँ हैं वो कुल्या के जितने निकट होते हैं उतना जल्दी उनका पोषण होता है। उसी प्रकार जो धातु व स्रोतस है वो अन्य रस के जो नज़दीक होती हैं उनका पोषण पहले होता है। जैसे रस धातु व स्रोतस अन्य व स्रोतस के निकटतम है। अन्य रस के सबसे निकट रस व स्रोतस है, रस व के बाद रक्त व स्रोतस है, फिर मांस व स्रोतस है, मेद, अस्थि, मज्जा, फिर शुक्र व स्रोतस है। इस न्याय के अनुसार उत्तर धातु का पोषण पूर्व धातु से न होकर आहार रस से होता है। तो इस न्याय में ऐसा है कि आहार रस जो बनता है प्रसाद भाग, उसी से सीधा धातुओं का पोषण होता है। जैसे रस से रक्त का पोषण नहीं हो रहा है, अन्य रस से रस का पोषण हो रहा है, फिर अन्य रस से ही रक्त का पोषण हो रहा है, अन्य रस से ही मांस का पोषण हो रहा है, ऐसे होता जा रहा है। आहार रस से ही सभी धातुओं के पोषक द्रव्य उपस्थित रहते हैं। आहार रस में ही सभी धातुओं के पोषक द्रव्य उपस्थित रहते हैं। टीकाकार चक्रपाणी इस न्याय को तर्क संगत मानते हैं। इस न्याय के अनुसार अन्य रस सर्वप्रथम रस धातु का पोषण करता है। जो अन्य रस होता है वो सर्वप्रथम रस धातु का पोषण करता है। रस के पोषण के बाद अन्य रस अगली धातु रक्त के क्षेत्र में पहुंचता है। वहाँ अन्य रस में विद्यमान रक्त सधर्मी अंश
से रक्त का पोषण होता है। रक्त के पोषण के बाद अन्य रस मांस धातु के क्षेत्र में पहुंचता है। जहां अन्य रस में विद्यमान मांस पोषक भावों का मांस का पोषण होता है। इस प्रकार अन्य रस द्वारा उत्तरोत्तर धातुओं का पोषण होता है। जैसे जल एक एक क्यारी को तृप्त करता है, यहाँ धातु व स्रोतस की अन्य रस से निकटता प्रधान भूमिका अदा करती है। तो धातुएं अन्य रस से ज़्यादा नज़दीक हैं, ज़्यादा निकट होती हैं, उनका अन्य रस से पोषण होता जाता है। जैसे रस धातु जो होती है वो अधिक निकट होता है अन्य रस के, तो पहले रस धातु का पोषण होता है, फिर वही अन्य रस जो है वो रक्त धातु का पोषण करता है, फिर वही अन्य रस जो है वो मांस धातु का पोषण करता है। ऐसे सारे धातुओं का पोषण अन्य रस के द्वारा ही होता जाता है। आगे है खले कपोत न्याय। खले का मतलब मैंने बताया था खलिहान होता है, और कपोत का मतलब जो होता है वो कबूतर होता है। जिस प्रकार खेत खलिहान में दाना चुगने के लिए कपोत या पक्षी भिन्न भिन्न मार्ग अथवा दिशा से आते हैं। जैसे जो खेत होता है, खेत में जो पक्षी होते हैं या कबूतर या कोई भी पक्षी, तो वो अलग अलग दिशा से आते हैं दाना चुगने के लिए, और पुनः भिन्न भिन्न मार्ग से दाना चुगने के बाद अपने अपने गंतव्य स्थल पर जल्दी अथवा देर से पहुंचते हैं। तो जिनका डेस्टिनेशन जिनका दूर होता है तो उनको दूर तक जाना पड़ता है, तो वो देर से पहुंचते हैं, और जिनका पास होता है तो वो जल्दी पहुंचते हैं। उसी प्रकार धातुएं अपने अपने धातु व स्रोतसों के द्वारा अन्य रस से अपने समान अंशों का ग्रहण कर तृप्त होती हैं। उसी तरह जो धातु व स्रोतस हैं वो अन्य रस से अपने अपने समान अंशों को ग्रहण कर लेती हैं और पुष्ट हो जाती हैं। तो जो धातु अन्य रस के सन्निकट होती है उसे पुष्ट करने वाला धातु भाग या धातु सम अंश उस तक शीघ्रता से पहुंचता है, और जो धातुएं दूरस्थ हैं उनके स्रोतस लंबे होने से उनके पोषक भाग देर से पहुंचते हैं। इस कारण उनका पोषण देर से होता है। तो जो धातुएं अन्य रस के निकट होती हैं वो पुष्ट करने वाले धातुएं उनके सन्निकट पहुंचता है, शीघ्रता से पहुंच जाते हैं, और जो धातुएं दूर हैं वो देर से पहुंचते हैं। उनका जो स्रोतस है वो लंबा होता है, पोषक भाग देर से पहुंचता है उनके पास, तो इस कारण से उनका पोषण देर से होता है। ये कबूतर हैं जो खलिहान में दाना चुग रहे हैं, और जिनका डेस्टिनेशन दूर है वो देर से पहुंचते हैं, और जिनका डेस्टिनेशन पास में है तो वो जल्दी पहुंचेंगे। ऐसे ही धातुओं का होता है। जो धातु अन्य रस के निकट होती हैं वो पुष्ट करने वाला जो भाग होता है वो धातु सम अंश उस तक शीघ्रता से पहुंच जाता है, और जो धातुएं दूर होती हैं उनके स्रोतस लंबे होने के कारण उनके पोषक भाग देर से पहुंचते हैं। इस कारण उनका पोषण भी देर से होता है। यह धातु व स्रोतस की लंबाई पर निर्भर करता है। जितना धातु व स्रोतस लंबा होता है उतना ही वह पतला होता जाता है। लॉन्गर द स्रोतस फाइनर विल इट बी। धातु व स्रोतस अपने धातु के समान अंश को अन्य रस से नियुक्त सिलेक्ट करता है तथा इस पोषक धातु भाग को स्थायी धातु तक पहुंचाता है। धातु होता है वो अपने समान अंश को अन्य रस से नियुक्त करता है कि ये रस धातु के लिए ये सही है, रक्त धातु के लिए ये समान अंश है, उसके जैसा ही अंश है। तो अब ये अन्य रस है, अन्य रस सिलेक्ट करता है रस के समान अंश, तो यहाँ से ये रस धातु में गया अन्य रस, फिर रस व स्रोतस में गया अन्य रस, फिर मांस व, फिर मेद व, फिर अस्थि व, फिर मज्जा व, फिर शुक्र व। तो जो जितने पास में हैं वो पहले वहाँ पहुँचेगा। एक काल धातु पोषण न्याय। अष्टांग हृदय के टीकाकार अरुण दत्त के अनुसार धातुओं का पोषण अन्य रस से एक साथ एक काल में ही होता है। सारे जो धातुएं हैं उनका अन्य रस से ही उनका पोषण होता है, लेकिन एक साथ एक ही काल में एक साथ और एक ही समय में उनका पोषण होता है। जैसे एक ट्यूबवेल से पूरे खेत में सिंचाई एक साथ होती है, उसमें दूर पास का कोई अर्थ नहीं होता है। तो जैसे एक ट्यूबवेल है उसमें जो पानी निकल रहा है वो सारे खेत को एक बार में सिंचाई उसमें कर रहा है, एक साथ खेत में सिंचाई कर रहा है, उसमें दूर पास का कोई अर्थ नहीं है। सभी और पानी एक साथ पहुंच जाता है और फसल का पोषण हो जाता है। उसी प्रकार अन्य रस रक्त में शोषित होकर सभी धातुओं के समान अंशों का वहन करता है, फिर सभी धातुओं को एक साथ उनके समान धर्मी अंशों द्वारा एक ही समय में पोषित करता है।
एक काल धातु पोषण न्याय का जो समावेश है वो केदारी कुल्य न्याय में ही कर लिया जाता है, इसलिए इसकी गणना अलग से नहीं की गई। समन्वय सिद्धांत के अनुसार सभी न्याय अपने अपने स्थान पर सही एवं अर्थपूर्ण है। क्षीरदधि न्याय, केदारी कुल्य न्याय, खले कपोत न्याय तथा एक काल धातु पोषण न्याय का अपना अपना महत्व है। तो ऐसे हमने 3 न्याय देखे, एक क्षीरदधि न्याय, दूसरा केदारी कुल्य न्याय और तीसरा खले कपोत न्याय। जो एक काल धातु पोषण न्याय है वो उसको केदारी कुल्य न्याय के अंतर्गत ही समावेश कर लिया गया है।